किसी समय में हमारी दुनिया में पाए जाने वाले जानवर काफी बड़े और विशाल आकार के होते थे। अलग अलग समय में अलग अलग तरह के जानवरों ने हमारी धरती पर राज किया, जिनमें कभी डायनासोर का राज रहा तो कभी मैमथ और गिलोप्टोडोन जैसे बड़े आकार के जानवर भी हमारी धरती पर रहे। और इन्हीं बड़े आकार के जानवरों में पाए जाते थे टाइटैनोबोआ नाम के विशाल सांप, जो आकार और लंबाई में इतने बड़े थे कि इसका आज अंदाजा लगाने भर से हम काफी हैरानी में पड़ जाते हैं कि कभी हमारी दुनिया में सचमुच इतने बड़े आकार का सांप एग्जिस्ट करता था, और अगर हाँ तो फिर किस वजह से धरती पर मौजूद ये इतने विशालकाय सांप की प्रजाति यूं विलुप्त हो गई। चलिए लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो में टाइटैनोबोआ से संबंधित सभी छोटी और बड़ी जानकारियां। साथ ही जानेंगे टाइटैनोबोआ से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स को भी। टाइटैनोबोआ का जन्म आज से तकरीबन 650 करोड़ साल पहले जब डायनासोर हमारी पृथ्वी से जा रहे थे, तब हमारी धरती पर उनकी जगह लेने के लिए किसी न किसी स्पीशीज को यहाँ फलना फूलना था। ऐसे में डायनासोर के इस दुनिया से विलुप्त हो जाने के बाद धरती पर उस महाविनाश से बचे हुए जीवों में मौजूद थे रेप्टाइल्स और मैमल्स, और इन्हीं रेप्टाइल्स में आते थे उस समय के टाइटैनोबोआ, जिन्होंने डायनासोर के बाद इस दुनिया में राज करना शुरू किया। ये सांपों की बोआ फैमिली से रिलेशन रखने वाला सांप था। यहाँ आप जान लीजिए कि सांपों की बोआ प्रजाति में वो सांप होते हैं जो बिना जहर के और बड़े आकार के होते हैं। आज ज्यादातर बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं। आपको बता दें कि इस समय हमारी दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप अजगर भी बोआ फैमिली से ही ताल्लुक रखता है, और ये टाइटैनोबोआ सांप अजगर के ही पूर्वज सांप थे। ये सांप भी अजगर की तरह एक खतरनाक शिकारी होते थे, जो कि उस समय हमारी धरती पर आतंक का दूसरा नाम थे। टाइटैनोबोआ का धरती पर टाइम पीरियड। वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई रिसर्च और कैलकुलेशन के हिसाब से ये बताया गया है कि ये सांप हमारी धरती पर आज से लगभग 600 करोड़ साल पहले रहे होंगे, और लगभग 50 लाख सालों तक ये जीव हमारी धरती पर अस्तित्व में रहे होंगे, और उनके इस टाइम पीरियड को पैलियोसीन पीरियड कहा जाता है। हालांकि उस टाइम टाइटैनोबोआ के साथ साथ और भी बड़े आकार के जानवर हमारी दुनिया में मौजूद थे। कहां पाए जाते थे ये टाइटैनोबोआ? एनाकोंडा के पूर्वज होने की वजह से ये टाइटैनोबोआ भी उसी रीजन में पाए जाते थे जहां पर आज ज्यादातर उनके वंशज एनाकोंडा पाए जाते हैं, यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और वहां मौजूद दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट यानी अमेजन में। कभी इन्हीं जंगलों में टाइटैनोबोआ नाम के इस विशालकाय सांप का भी बसेरा रहा था। जिस तरह आज के एनाकोंडा अपने बड़े आकार की वजह से धरती पर कम और पानी में ज्यादा रहते हैं, ठीक उसी तरह अपने बड़े आकार की वजह से टाइटैनोबोआ को भी जमीन पर चलने में काफी दिक्कत होती थी। इसी वजह से ये सांप जमीन के बजाय पानी या दलदली जमीन में ही ज्यादातर समय बिताते थे। कब खोजे गए टाइटैनोबोआ? नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सैरो जॉन फॉर्मेशन की कोयला खानों में से कभी हमारी धरती पर रहे विशालकाय जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं। साल 2009 में मिले इन फॉसिल्स को शुरू में तो किसी बड़े आकार के मगरमच्छ के फॉसिल्स मान लिया गया था, लेकिन बाद में होने वाली गहन जांचों से ये फॉसिल्स किसी बड़े आकार के सांप के मालूम हुए, जो और किसी के नहीं बल्कि टाइटैनोबोआ के ही थे, जिन्हें स्टडी करने के बाद ही वैज्ञानिक ये प्रमाणित कर पाए कि किसी जमाने में इतने बड़े आकार के सांप हमारी धरती पर मौजूद थे। टाइटैनोबोआ का आकार। अब तक तो टाइटैनोबोआ के आकार का केवल अनुमान ही लगाया जाता था, लेकिन साल 2009 में मिलने वाले फॉसिल्स से टाइटैनोबोआ के सही आकार के बारे में वैज्ञानिक अब पुख्ता तौर पर बता पाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी दुनिया में रहने वाले ये विशालकाय सांप लगभग 13 मीटर की लंबाई के होते थे, यानी कि लगभग 43 फीट की लंबाई के होते थे। अगर बात करें आज हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़े सांप की, तो ये सांप यानी कि एनाकोंडा 15 से 20 फीट की लंबाई में मिलते हैं, यानी कि टाइटैनोबोआ आज पाए जाने वाले एनाकोंडा की लंबाई के दुगने से भी ज्यादा होते थे। वहीं इनकी चौड़ाई लगभग 3 फीट की होती थी, और अगर बात करें उनके वजन की, तो ये सांप लगभग 1135 किलो के बराबर वजनी होते थे, और इनका ये वजन आज हमारी दुनिया में मौजूद एनाकोंडा के वजन से लगभग 4.5 गुना ज्यादा भारी था। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि सांपों के फॉसिल्स बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं, और हो सकता है कि शायद टाइटैनोबोआ स्पीशीज का ये सांप इस आकार से और भी बड़ा हो।
टाइटेनोबोआ के शिकार का तरीका। टाइटेनोबोआ एनाकोंडा और बोआ प्रजाति के सांपों से ही रिलेशन रखता है। इस वजह से उनके शिकार करने का तरीका भी आजकल जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडा की तरह ही था। टाइटेनोबोआ पेड़ के पीछे या फिर पानी की गहराई में खुद को छुपाकर अपने शिकार पर घात लगाता था और मौका मिलते ही ये शिकार को झपटकर अपने कब्जे में कर लिया करता था और शिकार के चारों तरफ बहुत ही मजबूती से खुद को कस लेता था और उनकी इस पकड़ से लगने वाला दबाव लगभग 400 psi के बराबर होता होगा। और कोई भी सांप इस तरह अपने शिकार को मारने की ये प्रक्रिया तब तक जारी रखता था जब तक कि शिकार का दम घुटने, गर्दन टूटने या फिर दिल की धड़कन रुकने से मौत नहीं हो जाती थी। शिकार के दम तोड़ते ही ये सांप अपने बड़े से जबड़े की मदद से अपने शिकार को यूं ही साबुत निगल लेते थे। और इसी तरह आज हमारी दुनिया में मौजूद एनाकोंडा और बोआ प्रजाति के और भी सांप टाइटेनोबोआ द्वारा अपनाए जाने वाले इसी तरीके को अपनाए हुए हैं। वहीं अगर इसके खाने की बात करें तो अपने बड़े आकार के साथ साथ ये जानवर अपने खाने में भी ज्यादा मात्रा में भोजन को ग्रहण करते थे। वहीं अपना ज्यादातर समय पानी में बिताने की वजह से ये अपने शिकार पानी के जानवरों को ही बनाते थे। इनके खाने में मछलियां, क्रोकोडाइल और रेप्टाइल्स भी थे। आपको बता दें दोस्तों कि उस समय के क्रोकोडाइल भी आज के क्रोकोडाइल्स के मुकाबले में काफी बड़े आकार के होते थे। आखिर कैसे हुए टाइटेनोबोआ विशालकाय? यहां आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस समय टाइटेनोबोआ और उसकी जैसी प्रजाति के सभी जानवर इतने बड़े आकार के कैसे हो गए। आइए जान लीजिए कि सभी रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं और टाइटेनोबोआ भी एक रेप्टाइल ही था और इस तरह के जानवरों से अलग नहीं था। आज के वैज्ञानिकों द्वारा कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स की स्टडी के बाद ये पता चलता है कि ये क्रिएचर अपनी एक्टिविटी और साइज के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर निर्भर होते हैं। वहीं ये कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर हम इंसानों की तरह अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और अगर बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। इसी के साथ धरती के जिन हिस्सों में ठंडा एटमॉस्फेयर पाया जाता है वहां पाए जाने वाले कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स के आकार वार्म एनवायरनमेंट में रहने वाले क्रिएचर्स के मुकाबले ज्यादा बड़े आकार में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। इसी तरह जब हमारी धरती से वो एस्ट्रॉइड जाकर टकराया था जिसने डायनासोर का खात्मा कर दिया था, उस समय होने वाले विस्फोट ने हमारी धरती का टेम्परेचर तकरीबन 15 से 20 डिग्री तक बढ़ा दिया था। ये टेम्परेचर उस समय धरती पर मौजूद रेप्टाइल्स की ग्रोथ के लिए काफी अच्छा था। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि उस समय अमेज़न के जंगलों का तापमान 32 या 35 डिग्री सेल्सियस होता होगा, जो कि आजकल वहां मौजूद तापमान से 8 से 10 डिग्री ज्यादा है। यानी कि उस समय टाइटेनोबोआ की ग्रो करने के लिए अमेज़न का ये टेम्परेचर बेस्ट था और शायद इसी वजह से वो लगातार बढ़ता रहा और उसने एक जायंट स्नेक का रूप ले लिया। टाइटेनोबोआ की विलुप्ति। ये बात तो साफ हो गई कि टाइटेनोबोआ अस्तित्व में डायनासोर के विनाश के बाद ही आया और उसके बाद ये एक शक्तिशाली रेप्टाइल के रूप में हमारी दुनिया में मौजूद था। तो ऐसे में आखिर हमारी दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जो इस विशालकाय सांप का अस्तित्व हमारी दुनिया से खत्म हो गया? इस बारे में वैज्ञानिक कई रीजन देते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मेन रीजन क्लाइमेट चेंज को माना जाता है, क्योंकि लंबा वक्त बीतने के बाद हमारी धरती जब ठंडी होने लगी तब इन सांपों के लिए इस एनवायरनमेंट में जिंदा रह पाना काफी मुश्किल होने लगा। दुनिया में बढ़ती ठंडक की वजह से टाइटेनोबोआ इस दुनिया में जीवित रहने में असमर्थ हो गए। लेकिन एक जो डराने वाली बात वैज्ञानिक बताते हैं वो ये है कि टाइटेनोबोआ और उसके जैसे ही विलुप्त हो चुके जानवरों के दोबारा से जीवित होने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टाइम हमारी धरती का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ रहा है और ऐसे में इन जानवरों को पनपने का फिर से मौका मिल सकता है और शायद इस तरह हम इन जायंट एनिमल्स को शायद अपनी दुनिया में दोबारा से देख पाएं। या फिर हो सकता है कि टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगलों में मौजूद हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।